Hello everyone. Uh, Welcome to this YouTube channel and this session. मेरा नाम गौरव पांडे है. मैंने यूपीएससी 2021 में रैंक 168 मिली थी मुझे, और मुझे इंडियन पुलिस सर्विसेज अलॉट हुई है. तो इस सेशन में मैं पहले अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बात करूंगा, और एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे थोड़ा. एंड देन फिर जो आपके लाइव चैट में क्वेश्चंस आएंगे मैं उनको डिस्कस करूंगा थोड़ा. ठीक है, जैसे ही मेरी आवाज़ अगर ना आए तो फिर आप बता सकते हैं. ठीक है, कमेंट्स में मैं चैट देख रहा हूँ. तो मैं शुरू करता हूँ पहले जनरल क्वेश्चन से. सबसे पहले तो मेरी एक ब्रीफ में मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी आपसे शेयर करता हूँ. तो मैंने फर्स्ट 2018 में दिया था. मैंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स भी. तो मैंने ऑप्शनल भी अपना इंग्लिश लिटरेचर रखा था. 2018 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था. तो वो उस टाइम पे उतना वो फुल प्रिपरेशन वाला अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने ऑप्शनल एंड में डिसाइड किया था, एंड में चेंज कर लिया था बेसिकली फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में. तो उस मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था, बट मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था. फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था अपना. हाँ, इम्तियाज़, आई फोकस ऑन प्रीलिम्स. मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था, जर्नी बता रहा था. तो उसके बाद मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मैं मेंस में जस्ट एक नंबर से कट ऑफ से रह गया था. फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया मैंने. थर्ड अटेम्प्ट में प्री में फिर मेंस में भी क्लियर हुआ, प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, लेकिन मैं इंटरव्यू में मैं बहुत ही कम स्कोर आया था मेरा. तो उसकी वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था. सॉरी, फोर्थ अटेम्प्ट यानी कि 2021 का जो अटेम्प्ट था वो क्वालिफाई हुआ और मुझे ये सर्विस मिली. तो 3 अटेम्प्ट का फेलियर था. उसके बाद जाकर ये है. तो हाँ, यही है. बाकी तो एक 3-4 साल की जर्नी है. बहुत मुश्किल है कि आप 10 मिनट में या 1 घंटे की चैट में आप कभी जाहिर कर पाएँ. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत इश्यूज थे, बट ठीक है, फाइनली सिलेक्शन हो गया. और मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो ये लाइव सेशन देखें उनका भी क्लियर हो. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है. हाँ, तो मैं ना एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है मेरे पास, मैं पहले उस पर बात करूँगा. अगर उसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चंस होंगे तब आप पूछिएगा. पहले मैं ये पूरा जो मेरे पास क्वेश्चंस है मैं उसको डील करता हूँ डिटेल में. सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने 5 टाइम्स प्रीलिम्स दिया है, मतलब मैंने सिलेक्शन के बाद भी प्रीलिम्स दिया. मैं उसके लिए आईएएस के लिए ट्राई कर रहा था, तो वो भी मेरा क्लियर हो गया. तो मैंने 5 टाइम्स कंटिन्यूसली मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है. एवरी टाइम I've scored 3 टाइम्स I've scored more than 110. ठीक है, तो ठीक ठाक मार्क्स आते हैं मेरे प्रीलिम्स में हमेशा से. तो प्रीलिम्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे ओपिनियन में, वो है एलिमिनेशन टेक्निक, एलिमिनेशन मेथड. प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज. ठीक है, देखो बेसिक स्टेप्स क्या है. आपने अपनी एनसीईआरटीज पढ़ ली, या जो भी आपको बेसिक बुक पढ़नी है, फिर आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब. ठीक है. ये हर एक कैंडिडेट करके जा रहा है. जो भी 50,000 लाख सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो ये करके जा रहे हैं. अल्टीमेटली क्या है, वहां पर आपको आंसर्स आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है, आपको आंसर्स आइडेंटिफाई करने हैं, एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस. तो मेरा पूरा फोकस इस चीज़ पे रहता था कि मैं कैसे एलिमिनेट कर सकूं. ठीक है, प्रीलिम्स की सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, मेरी अपनी अलग स्ट्रैटेजी है, तो वो मैं बता देता हूँ. सबसे पहले जो मेरा रूल था, मैं हमेशा सारे के सारे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था. ठीक है, और ये चीज़ मतलब मैंने ऐसे रैंडमली नहीं सोची. मैंने कम से कम 10-20 मॉक टेस्ट लगाए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो मैं इस चीज़ पे आया था कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स तभी स्कोर हो रहे हैं जब मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता हूँ. बेसिक फंडा है मेरा. 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है. अगर मैं 10 क्वेश्चन में लाइक ऑलमोस्ट तुक्का टाइप का मारता हूँ, नॉट 100% तुक्का, एक इंटेलिजेंट गेसिंग मारता हूँ, तो फिर अगर उसमें से 3 भी सही हो जाते हैं तो लाइक सही पोजीशन में हूँ. आई एम नॉट इन द नेगेटिव. ओके, तो इस फंडे से मैं चलता था. बट हाँ, मैं सबको रेकमेंड नहीं करूँगा ये. आप अपने हिसाब से जज करिए कि आपको कितने करने. बट स्टिल मेरा एक क्लियर एडवाइस रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए. एटलीस्ट 80-85 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही ऐसे क्लियर कट पेपर नहीं बनाए जाते कि ABCD ऑप्शन है और आप
100% श्योर होगे, बहुत कम क्वेश्चंस में आप श्योर होगे। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़, लोग बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज पे फोकस करते हैं, मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता था। मतलब इट्स माइट साउंड सरप्राइजिंग बट हाँ, दिस इज़ व्हाट माय स्ट्रैटेजी वाज। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस था PYQs पे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मुझे ऐसा लगता है PYQs इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इन यूपीएससी प्रिपरेशन, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्री, ठीक है। अब PYQs को कैसे करता था, मैंने 1996 से लेकर 2022 2021 तक के सारे PYQs किए। इनफैक्ट आधे से ज़्यादा मुझे याद है, ऑलमोस्ट सारे ही याद है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करता था, आपको इतना पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है। अब वो आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि बहुत पहले कुछ इरेलेवेंट क्वेश्चंस भी आते थे या उस टाइम का करंट अफेयर्स आया हुआ करता था, तो वो आपको इग्नोर करना है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, आपको किस तरीके से करना है कि आप सब्जेक्ट वाइज PYQs करो। जैसे अगर मैं हिस्ट्री पढ़ना शुरू करता था तो सबसे पहले हिस्ट्री के सारे PYQ लगाता था और अपने एक पेज में साइड में लिखते रहता था कि ये वाला जो थीम है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ये मेरे को बहुत अच्छे से करना है। बाकी चीज़ें तो करनी ही है बट ये वाला थीम और अच्छे से करना है। दूसरा, लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो क्वेश्चन है उसी पे फोकस करते हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको उस पर भी फोकस करना है। आपको फिर उसको भी गूगल सर्च करके पढ़ना है या फिर बुक से पढ़ना है, जैसे भी आपकी मर्जी है, ओके। तो मैं वो करता था। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसका। 2019 में मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया था कि कल्याण मंडप जो है वो कौन से टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट है, ठीक है, कहाँ के आर्किटेक्चर का पार्ट है। तो मेरे PYQ से मेरे को एक लर्निंग मिली थी कि यूपीएससी विजयनगर एम्पायर पे बहुत फोकस करता है। बहुत बार पूछा है यूपीएससी ने विजयनगर एम्पायर। तो मुझे कल्याण मंडप बिल्कुल नहीं पता था, बट मुझे इतना पता था कि यूपीएससी के लिए विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कृष्णदेवराय का, जो उसके किंग थे। तो मैंने ऐसे ही रैंडम गेस कर दिया कि विजयनगर एम्पायर होगा, मैंने टिक कर दिया और वो सही हुआ, ठीक है। इस बार पिछले 2021 में क्वेश्चन आया था लीजा पाथफाइंडर का, ठीक है, सॉरी हाँ, लीजा पाथफाइंडर और ई लीजा का। सेम क्वेश्चन 2018 या 2019 में भी आया था, ठीक है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो एकदम वर्बैटिम रिपीट हुआ। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी मतलब कि आपको एक एनालिसिस बनाना है और आप बहुत ही डिटेल में PYQs को करेंगे तभी ये बन पाएगा। मॉक टेस्ट की देखो, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे जैसे ही स्टूडेंट्स जो नहीं क्लियर कर पाए हो यूपीएससी या फिर कोई भी, तो अल्टीमेटली उनको कोचिंग में जॉब मिल जाती है और वही लोग मॉक टेस्ट फॉर्म करते हैं। कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट्स मॉक टेस्ट नहीं फॉर्म करते। तो मॉक टेस्ट जो टेस्ट सीरीज है उनकी एक लिमिटेशन, तो इसीलिए मैं कहता हूँ गो फॉर PYQs आप जितने अच्छे से, जितने बेटर तरीके से करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट प्रीलिम्स, बुक रिवीजन, PYQs और PYQs से थीमेटिक और गूगल सर्च करके बेटर अपना वो करना, स्ट्रेंथ बनाना, ये मेरा है। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स से कुछ पूछना होगा तो आप बाद में पूछिएगा जब मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मैंने मेंस में एसए की तैयारी कैसे की। देखो एसए भी एक ऐसा पेपर है जिसने मेरे को हेल्प किया क्लियर करने में। मेरे हर बार 135, 133, 132 ऐसे करके आए, विच इज बेस्ट नहीं है बट काफी अच्छे हैं। तो एक चीज है कि मेरा ना लिटरेचर ऑप्शनल है, तो ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट हेल्प हो जाती है, बट लिटरेचर ऑप्शनल वालों की थोड़ी आदत होती है कि आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखते हो। मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया ही नहीं है, मैंने कभी ऐसे प्रैक्टिस नहीं किया। मेरा बहुत ही ऑर्गेनिक अप्रोच होता था। मेरी बस इतनी कोशिश होती थी एग्जाम में कि बाकी लोग जो लिख रहे हैं मुझे उससे थोड़ा सा अलग लिखना है, बस इतना। हाँ, अलग लिखने के चक्कर में आपको इररिलेवेंट नहीं लिखना। अगर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसे के लिए बतानी हो तो मैं बोलूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेलेवेंस। हर एक लाइन आपको रेलेवेंट लिखनी है, हर एक लाइन, ठीक है। रेलेवेंट का मतलब क्या है, उस टॉपिक से रेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक जिसपे मैंने पिछली बार ऐसे लिखा था कि लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन, तब आपको लाइफ की डेफिनेशन और ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपको इस एंटायर टॉपिक को लेके उसका लिखना है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ मैं कैसे स्टार्ट करता था। मैं यूजुअली अपने मन से कोई पोएम बना लेता था, मैं किसी को कोट नहीं करता हूँ। हालांकि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत सारे कोट्स आते हैं, हजारों कोट्स आते हैं, बट मैं कोट नहीं करता था किसी को। मैं अपने मन से ही उस टॉपिक को लेके कोई पोएम बना देता था, छोटी सी वहाँ पे थोड़ी राइम करते हुए, या फिर एक स्टोरी बना देता था, ठीक है। जैसे मेरा जो ये लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन, मैंने इसमें इस तरह की स्टोरी बनाई थी कि मैंने चार्ल्स डिकन्स की लाइफ को लेकर थोड़ा सा वो बनाया था कि कैसे पहले वो किस तरीके से थे, फिर वो कैसे बने। और गौतम बुद्धा की मैंने स्टोरी को
एक अलग फॉर्मेट में लिखा था, एक थोड़ा यूनिक तरीके से। देखो बहुत लोगों ने गौतम बुद्धा के बारे में उस ऐसे में लिखा होगा, बट मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिखा था कि एक लड़का पैदा हुआ एक राजा के घर में, और वो उसने सब ऐशो आराम देखे, तब तक वो एक ह्यूमन बीइंग था। फिर एक बार वो अपने चैरियोटर के साथ बाहर जाता है, और फिर वो जब सफरिंग्स को देखता है, गरीबी को देखता है, लोगों को देखता है, तब उसके अंदर वो भाव आता है कि वो बहुत ही प्रिविलेज्ड है और बाकी लोग प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, फिर उसकी एक अलग सोच बनती है, तो वो ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन बनने की तरफ निकल पड़ता है। और वो राजा और कोई नहीं, सिद्धार्थ गौतम थे, जो आगे चल के महात्मा बुद्ध हुए। तो सिद्धार्थ गौतम एक ह्यूमन बीइंग थे, बट महात्मा बुद्ध बीइंग ह्यूमन वाली जर्नी पे निकल पड़े थे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव देना है। तो मेरे ख्याल से ना इंट्रोडक्शन जो हो वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो आप इंस्टेंटली अट्रैक्ट कर लेता है एग्जामिनर को। तो मैं इंट्रोडक्शन पे काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता था। ऐसे में 3 घंटे मिलते हैं, 24 पेज के आसपास होते हैं, जो कि काफी है। मतलब कि बाकी पेपर्स में आपको 50 पेजेस लिखने होते हैं, यहाँ पर 24 पेजेस है, वो भी आप छोड़ सकते हो 2 पेजेस। तो यू हैव एनफ टाइम टू थिंक। तो ऐसे में ना बहुत जरूरी है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, पीछे जो रफ पेज दिया रहते हैं उन पे आप पूरा अपना एक फ्रेमवर्क टाइप का बना लो, और उसके बाद एक्चुअल ऐसे लिखो। तो मेरा फिक्स रहता था 30 मिनट्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड 1 आवर ऑफ राइटिंग। इस तरीके से आपको करना है ऐसे। बाकी दूसरी चीज ऐसे में ये है कि आपको रीडेबल बनाना है। ठीक है, रीडेबल बेसिकली का मतलब ये है कि जैसे एक टॉपिक था, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक था, जो मैंने पिछले साल अटेम्प्ट किया था, कि मटेरियलिज्म इज वांटलेसनेस इज यूटोपिया एंड मटेरियलिज्म इज अ शिमरा। बहुत लोग इसको सुन के ही वो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। इतना खतरनाक मतलब है नहीं। कि जो मटेरियलिज्म मतलब जो हम लोग आजकल भौतिकवाद हो गया है कि हम लोग को ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, वो माया है। ठीक है, और जो दूसरा है कि बॉन्डलेसनेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कि मैं सन्यासी हूँ, ये भी गलत है। ठीक है, ये यूटोपिया है। यूटोपिया मतलब कि एक बहुत ही आइडियल सा स्टेट, ये हो नहीं पाता है। ठीक है, तो दोनों को ही आपको, दोनों ही गलत है, आपको एक मध्यम मार्ग की तरफ निकलना है। तो बेसिकली क्या है कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंप्लीफाई कर दिया। आप इस चीज को ना सिंप्लीफाई कैसे करोगे? आप अपने जीएस की नॉलेज यूज करो। कैसे? जीएस पेपर वाइज चलो। आप पहले सबसे जीएस पेपर 1 में क्या है, हिस्ट्री, तो कोई हिस्टोरिकल एग्जांपल से इसको रिलेट करके डिफाइन कर दो। फिर ज्योग्राफिकल कुछ हो, सोसाइटी से रिलेट कर दो। फिर जीएस 2 में आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर दो। ठीक है, गवर्नेंस से रिलेट करो। फिर जीएस 3 पे आ जाओ, इकोनॉमिक्स से रिलेट करो। तो बेसिकली आपको ईजी करने के लिए मैंने बताया। तो अगर आपका ऐसे बहुत रेलेवेंट है, एकदम टॉपिक पे है, थोड़ा सा आपने हट के कुछ लिखा है, यूनिक किया, और ज़्यादा इधर उधर नहीं भटके हो, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से ऐसे ईजीएस्ट पेपर है, कुछ भी करने की उसमें ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे तो मतलब सबसे ईजी और अच्छा पेपर लगता है ऐसे में। अगला क्वेश्चन है कि जीएस 1 2 3 4 की तैयारी कैसे की? सिंपल, मैं स्ट्रेट 1 2 3 4 करके बता देता हूँ। बेसिक बुक करी, स्टैटिक पोर्शन की। ठीक है, सेकंड, करंट अफेयर्स रेगुलरली। करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जीएस 2 एंड 3। थर्ड, ये दोनों चीज़ें करने के बाद नाउ बिगिंस पीवाईक्यू। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। मेंस में भी मुझे मेंस में 2013 से करना है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया था। तो 2013 से लेकर 2020 तक के, अब जब भी मैंने एग्जाम दिए, जितने भी मेंस के क्वेश्चन रहे ऑलमोस्ट मुझे रटे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि एक किताब लेके उठाई और सारी किताब पढ़ डाली, उसका कोई सेंस नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको देखना है सिलेबस में क्या मेंशन है और पीवाईक्यूज में क्या क्या पूछा गया। तो मेंस के लिए मेरा सिंपल क्लियर कट रहता था। अनलाइक प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में सिलेबस डिफाइंड नहीं है। थैंक यू अमायरा, आई विल हाइड्रेट। तो मेंस में सिलेबस डिफाइंड है, प्रीलिम्स में सिलेबस डिफाइंड नहीं है। तो मेंस में काफी एडवांटेज मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जीएस 3 की बात करूँ, सिंपल क्लियर कट टॉपिक्स दिए हुए हैं। फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से क्लियरली डिफाइंड है सिलेबस। तो आपको सिलेबस के एक एक टॉपिक को लेना है, और सब पे एक एक 2 2 पेज के नोट्स बनाने हैं, उसको याद करना है, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उस पर। बेस्ट इज कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटरनल सिक्योरिटी, तो पूरी इतनी मोटी बुक पढ़ना का सेंस नहीं। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है इन सब चीज़ों के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, कोई अलग से किताब नहीं पढ़ी। सिंपल रूल है, नंबर 1, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उस पर मेरे पास 1 2 पेज के नोट्स होने चाहिए, वो मुझे याद होने चाहिए। यूपीएससी में रट्टे की वैल्यू है बहुत ज़्यादा। अगर कोई ये बोलता है कि इट्स जस्ट अबाउट इंटेलिजेंस, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको ना टाइम नहीं मिलता है लिखने का। 20 क्वेश्चंस लिखने हैं 3 घंटे में, टाइम बिल्कुल नहीं है। तो आपको अगर रटा रहेगा तो आप लिख दो। तो वो चीज़ करो। पीवाईक्यू में जो आ रखा है वो, सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन्ड है वो, और जो करंट में आज चल रहा है वो। करंट में चलने वाली चीज़ को पढ़ने का ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि
उसको आप एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेंस के लिए बेसिकली ये था। ऑप्शनल की तैयारी कैसे की? ऑप्शनल यार मेरा बहुत यूनिक ऑप्शनल है, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल है, आप लोगों में से शायद ही किसी का होगा। अम, तो इंग्लिश लिटरेचर में बेसिकली वही था, मैं एकदम ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों का नहीं होगा ऑप्शन में, कि नॉवेल्स पढ़ी, पोइट्री पढ़ी, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से थोड़ा सा आंसर राइटिंग वगैरह का वो नोट्स बनाए। मैंने पीवाईक्यू के हिसाब से ही पूरी ऑप्शनल की तैयारी की है। ऑप्शनल्स में क्या होता है, एक चीज़ हर ऑप्शन में कि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से देखना है। जस्ट अ सेकेंड। इंटरव्यू की तैयारी, यार इंटरव्यू देखो बहुत ही मेंस और प्रीलिम्स में अगर आप मेहनत करते हो, लक बेस्ड बहुत ज़्यादा है बट एटलीस्ट एक रिवॉर्ड है, ठीक है। क्योंकि आप मेहनत करोगे तो एग्जाम में वो चीज़ें आएंगी। लेकिन इंटरव्यू में इशू ये है कि आप भले ही 5 महीने तैयारी करो, 20-25 मिनट का इंटरव्यू होगा, कभी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो 30 मिनट का। इतने में जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे अगर वो आपको आते हुए हुए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो आपका बैड लक, ठीक है। तो इंटरव्यू में सेम इंसान को एक बार 150 मिलते हैं, सेम को 200 मिल जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए मैं कहूँगा अभी से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, आप एकदम एंड में जब आपका मेंस क्लियर हो जाए तब इंटरव्यू के बारे में तैयारी करो, सोचो। इट्स नॉट अ बिग डील मेरे हिसाब से। जस्ट वन थिंग जो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे रहा है, मैं 3 इंटरव्यूज दे चुका हूँ। मेरे लिए मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस। इवन इफ यू हैव टू फेक इट, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, ठीक है, आप इस तरह का कुछ नहीं बोल रहे हो कि जो कि बहुत ही ज़्यादा नापसंद आ जाए, तो फिर मुझे लगता है आपको एवरेज मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। उसके ऊपर आपकी अपनी मेहनत और आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बुक लिस्ट और सोर्सेज के बारे में, तो देखो बुक लिस्ट सिंपल है यार। मेरा बुक लिस्ट बहुत ही छोटी थी मेरी बुक लिस्ट। स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस और बाकी गूगल सर्च थोड़ा, इकोनॉमी के लिए भी एनसीईआरटी, और न्यूज़पेपर्स के सिर्फ एडिटोरियल्स। और ये बहुत ही मेरे प्रिपरेशन का जो मैंने सोर्सेज बताई, मेरे प्रिपरेशन का 50% पार्ट ही है। मेजॉरिटी ऑफ माई प्रिपरेशन इज गूगल। ज़्यादातर चीज़ें मैंने इंटरनेट से पढ़ी। मेरे ऑप्शनल की मैंने कोई कोचिंग नहीं की, ना ही कोई कोचिंग अवेलेबल है, ना ही मेरे ऑप्शनल में कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो पूरा का पूरा मैंने गूगल से पढ़ा है। इनफैक्ट मैंने जीएसपी, जैसे ये सब टॉपिक्स है जो डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये सब मैंने गूगल से की है, ठीक है। गूगल सर्च करता था, उस पर जस्ट आपको कोई भी सर्च करो, उसके आगे लिख दो यूपीएससी, तो जो रेलेवेंट मटेरियल मिल जाएगा आप उससे पढ़ लो, ठीक है। तो सोर्सेज तो यार लाइक आप कुछ भी टाइप करोगे आपको मिल जाएंगे सबके सोर्सेज। तो सोर्सेज इज नॉट अ बिग थिंग इन माय ओपिनियन। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, देखो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बेसिकली ये है कि आप ब्लाइंड आंसर राइटिंग ना करिए। मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं की है बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आंसर राइटिंग सबसे सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का हूँ तो मैं लिख लेता था आंसर, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट आंसर राइटिंग पेपर दिया था, मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे। मीन्स क्लियर नहीं हुआ था बट मैंने बहुत थोड़े से मार्क्स से कट ऑफ मिस की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रोसेस आपको जानना है तो सिंपल है यार, किसी की भी आप टेस्ट सीरीज मार्केट से उठा लो, जाके देना जाके दे लो, घर पे बैठ के देने का डिसिप्लिन है तो घर पे बैठ के दे लो। बट माय पॉइंट इज कि इंश्योर करना कि चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके पास, आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, आपने कुछ फैक्ट्स डाले हुए हैं, कुछ कमिटीज की रिपोर्ट्स डाली हुई हैं, सब्सटैंशियल चीजें होनी चाहिए, कुछ करंट अफेयर्स से एग्जांपल्स डाले। अगर ये सब आप हर आंसर में करते जा रहे हो तो दैट इज योर ऑन द करेक्ट, ठीक है। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है भाई? देखो मैंने ऑप्शनल के लिए कोई जिस जिस पेपर में मेरे अच्छे नंबर आए हैं, एथिक्स, ऐसे, मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली, ठीक है। मेरे सबसे अच्छे मार्क्स इन्हीं 2 पेपर्स में आए हैं। ऑप्शनल में भी मैंने ऑप्शनल की भी कभी कोई कोचिंग नहीं ली। जीएस की मैंने ली थी जिसमें मैं ज़्यादातर क्लास मिस कर देता था, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं। आपकी मर्जी है, अगर आपके पास बहुत पैसे है तो आप कर सकते हैं, तो अदरवाइज नहीं, ठीक है। मेरे 90% से ऊपर तो इट्स अबाउट सेल्फ स्टडी। अगर आप कोचिंग करते भी हैं तो भी इट्स ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? हाँ, टेस्ट सीरीज अच्छी चीज़ है वो आप, बट हाँ मैंने जैसे कि बोला कि पीवाईक्यू फर्स्ट एंड देन टेस्ट सीरीज। अगर आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो और सिर्फ टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये मतलब पीवाईक्यू को ही आप एक टेस्ट सीरीज की तरह ट्रीट करो, सबसे पहले वो करो।
उसके बाद आपको जो टाइम मिले फिर बाकी की टेस्ट सीरीज करो। एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है भाई? मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही इजीली रीडेबल है। 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स मिलके बैठ के एक एनसीईआरटी बनाते हैं। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक एक अकेला राइटर लिखता है, जैसे राजीव अहिर सर आईपीएस है, उन्होंने स्पेक्ट्रम लिख दी, बहुत ही अच्छी किताब। एनसीईआरटी 50-100 लोग मिलके बनाते हैं, पहले पेज पे लिखा रहता है राइटर्स का नाम। ठीक है, एनसीईआरटी से आपके मार्क्स आ जाएंगे कि नहीं आएंगे वो अलग बात है, क्वेश्चन डायरेक्टली आया ना आए ये वो अलग बात है, बट हाँ बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, स्पेशली इकोनॉमी की, जैसे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, और ज्योग्राफी की तो मैंने एनसीईआरटी के अलावा कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, तो ये सब काफी सही है। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ नहीं किया, उसके लिए मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। तो एनसीईआरटी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, 9, 10, 11, 12 आप कर सकते हो। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें यार? देखो एनसीईआरटी एक्चुअली डिजाइंड है स्कूल के बच्चों के लिए। ठीक है, आप अपने 10 साल 15 साल पहले का सेल्फ याद कर लो, आपके 15 साल पहले वाले दिमाग के लिए डिजाइंड है, तो एनसीईआरटी पढ़ने से ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है। तो उसमें मैं क्या बताऊँ, आप उसमें बस सिंपली पढ़ लो। ठीक है, एनसीईआरटी न्यू पढ़ें या ओल्ड पढ़ें, जो भी मर्जी आपकी पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? मेरे हिसाब से सबसे क्रिटिकल चीज़ यही है, करंट अफेयर्स मेंस के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन इंटरव्यू के लिए भी। तो हाँ, जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एथिक्स और इन सब के बारे में, मैं मेरे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, मैं जैसे ही वो खत्म करूंगा तब मैं आपके सारे आंसर्स दूंगा एक साथ। ठीक है, ऐसे में एक बार इधर देखूंगा एक बार उधर देखूंगा तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन टाइप का हो जाता है। तो जस्ट वेट, हैव पेशेंस, मैं सबका आंसर दूंगा। ओके, और हाँ करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए यार सिंपल है। मैं डेली किसी भी वेबसाइट से, जैसे मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया की वेबसाइट्स का जो डेली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन आता है, डेली का, नॉट मैगजीन, मैंने मैगजीन पढ़ी ही नहीं आज तक। ठीक है, वो मैगजीन भी एंड में उसी को कंपाइल करके बनाते हैं, तो मैं डेली के करंट अफेयर्स वहां से करता था। और जो मेरे को, जैसे मैं कंपाइलेशन देख रहा हूँ, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लगा एक्स्ट्रा, तो मैं उसको गूगल कर लेता था, उस पर वेरियस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स आ जाते थे। ठीक है, तो ये मेरा प्रोसेस था, डेली में 1 घंटे 2 घंटे तो स्पेंड करता ही था करंट अफेयर्स के लिए। न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो किया? देखो भाई सिंपल है, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू में से कुछ भी कर सकते हो। मैं सिर्फ हिंदू के ट्यूटोरियल पढ़ता था, या फिर रैंडमली जब गूगल सर्च करता था मैं किसी टॉपिक को, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पास्ट में चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टॉपिक न्यूज़ में था, तो सिंपल गूगल करो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो 2-3 अच्छे आर्टिकल लगे आपको उसमें से एक भी पढ़ लो, किसी भी न्यूज़पेपर का पढ़ लो, डजंट रियली मैटर्स। इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, सोर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें यार? देखो न्यूज़पेपर से मैं सिर्फ हिंदू में एक आता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, मैं वो पढ़ता था, और कोई अच्छा सिलेबस से एकदम चिपका हुआ अगर कोई एडिटोरियल, जैसे सिलेबस में साफ साफ मेंशन है साइबर सिक्योरिटी, तो अगर साइबर सिक्योरिटी का कोई एडिटोरियल है तो ही मैं पढ़ता था, या फिर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में क्लियरली कुछ ऐसी चीज आई जो मेरे सिलेबस से मिलती है, तो मैं सिर्फ उसी को पढ़ता था। इसीलिए आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने में बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। और बाकी इन जनरल ऐसे पूरा न्यूज़पेपर पलट पलट के मत पढ़ो, उससे बेटर है कि आप किसी मैगजीन को पढ़ लो या फिर किसी करंट अफेयर कंपाइलेशन को पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट थोड़ा एनालिसिस है, एडिटोरियल भी थोड़ा एनालिसिस है, तो उसको आप कर सकते हो खुद से। ठीक है, कौन सी मैगजीन को फॉलो किया? जैसे मैंने बता दिया कि मैंने कोई मैगजीन एज सच फॉलो नहीं की थी, मैं इनसाइट्स का डेली करंट अफेयर्स करता था, तो आप ये मान सकते हैं कि मैं इनसाइट्स की मैगजीन फॉलो किया मैंने। यूपीएससी की तैयारी, एक कुछ रैंडम क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी इनका आंसर दे देता हूँ। यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे की, कब की? मैं हमेशा से ही मतलब चाहता था कि मैं सिविल सर्विसेज में हूँ, और मैंने इसीलिए ग्रेजुएशन भी अपना इंग्लिश लिटरेचर में किया था, जो कि ज़्यादा हैवी नहीं था, बट मैंने तैयारी शुरू की कॉलेज के बाद ही। ठीक है, कब स्टार्ट करनी चाहिए यार? देखो मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा हाफ हार्टेड दिया था, तो मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ है कि अगर आप कॉलेज के सेकेंड ईयर की, यार देखो घंटे बहुत वेरी करते हैं, जैसे जब आप एकदम शुरू शुरू में करते हो तो थोड़ा आपका कम रहेगा, फिर आप धीरे धीरे बढ़ाओगे, बट इतना जरूर है कि अगर एग्जाम के जैसे प्रीलिम्स और मेंस के बीच के जो 3 महीने हैं उसमें आप कम से कम आप 8 घंटे डेली का एवरेज लेके चलो। अभी जैसे अभी प्रीलिम्स में 2 महीने रहेंगे, तो अभी भी आपको 8 से 9 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए, ये है। बाकी जैसे अभी दिसंबर का टाइम था, जनवरी का टाइम था, उस टाइम अगर आप 4-5 भी घंटे पढ़ रहे हो तो मैटर नहीं करता है। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? यार देखो मोटिवेशन के लिए मेरा सिंपल सा रूल ये है कि अगर आप मोटिवेशन की डेफिनेशन पढ़ोगे तो मोटिवेशन इज नॉट समथिंग विच इज सस्टेनेबल। आप डेली डीमोटिवेट होगे, डेली मोटिवेट करना पड़ेगा। तो मोटिवेशन से ज्यादा फोकस करो डिसिप्लिन पे, एक रूटीन पे। हैबिट और डिसिप्लिन की पावर बहुत ज्यादा है मोटिवेशन से।
और यार सबसे बड़ा मोटिवेटर है आपकी कंडीशन यार। आप जितने भी आप मेरे ख्याल से जो भी चैट में हैं अभी या फिर जो भी बाद में देखेंगे इस वीडियो को, आप में से ज़्यादातर लोग एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आओगे, कुछ गाँव से आए होंगे। तो आप अपने पेरेंट्स को देखो, आप अपनी कंडीशन को देखो, जैसे आप बड़े हुए हो, ठीक है? और आपके क्या सपने थे, आपको क्या अचीव करना था। उससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है यार? उससे मतलब आपको क्या चाहिए? कोई आपको आकर बोले कि कोई कोई यूट्यूबर आपको आकर बोले कि भाई ऐसा करो, वैसा करो, मतलब है ना बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं। मैं नाम लेना सही नहीं है बट मोटिवेट करते हैं। भाई देखो सिंपल है, अगर आपको अपनी कंडीशन पता है ना, आप अपनी मम्मी को देखते हो कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, अपने पापा को देखते हो, ठीक है? तो उससे बड़ा कोई मोटिवेशन ही नहीं है यार। कुछ बच्चे गाँव से आते हैं, आप अपने गाँव की कंडीशन देखते होगे, ठीक है? मैं जैसे अपने जब जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ था उसके बाद मैं जैसे ही गाँव गया था, तो एवरीवन वाज़ मतलब इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड थे बच्चे कि यार हमारे गाँव से भी कर सकते हैं। मतलब इस लोअर मिडल क्लास लोग भी अचीव कर सकते हैं। तो उससे बड़ा आपके लिए क्या मोटिवेशन हो सकता है? तो मुझे लगता है अगर किसी को अपनी सच्चाई पता है, किसी को सेल्फ रियलाइज़ेशन है, तो उसको बाहर के मोटिवेशन की ज़्यादा ख़ास ज़रूरत है नहीं। बाकी अगर आप किसी सीनियर से बात कर सकते हो, किसी ने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, तो दैट्स आल्सो गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन। टाइम टेबल कैसे बनाएँ? भाई देखो एक जोक लोग बोलते हैं कि टाइम टेबल वही बनाता है जिसको नहीं पढ़ना होता, ठीक है? तो टाइम टेबल मतलब यार देखो, ह्यूमन बीइंग इतना मैकेनिकल नहीं हो सकता है कि आप ऐसे लिख दो कि 4 से 5 मैं पढ़ूँगा, फिर 5 से 5 साढ़े 5 में खाना खाऊँ, नहीं। अगर आपने टारगेट में बेसिक टाइम टेबल का रूल ये होना चाहिए कि आपका एक रूटीन ऑटोमैटिकली बन जाना चाहिए, ठीक है? कि आप रात को पढ़ रहे हो तो रात को पढ़ने का या फिर सुबह पढ़ रहे हो तो सुबह पढ़ने का। मेरा मेन पर्पज़ है कि आपने जो सुबह-सुबह या फिर कल रात को आपने डिसाइड किया था कि मेरा अगले दिन का ये टारगेट है। मतलब हर रात सोने से पहले आपको अगले दिन का टारगेट क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज टारगेट बना रहा हूँ, कल मुझे स्पेक्ट्रम के 150 पेज रिवाइज़ करने हैं, ठीक है? तो अगर कल मैं वो कर लेता हूँ तो मेरा सेट है। वो मेरी प्रायोरिटी, बाकी सब चीज़ें फिट हो जाएँगी यार, ठीक है? क्या टाइम टेबल मतलब सुबह-सुबह उठोगे, ब्रश करोगे, नहाओगे, फिर नाश्ता करोगे, अब इसमें क्या लिख के करोगे उसको? इट्स लाइक वेरी कॉमन सेंस वाली चीज़ है। द ओनली फोकस शुड बी कि मैं अपने दिन में अपना टारगेट पूरा करूँ। दैट शुड बी द ओनली फोकस। ज़्यादा टाइम टेबल पे अपना माथा-पच्ची मत करो। ऑप्शनल कैसे चूज़ करें? यार ऑप्शनल चूज़ करना मेरे ख्याल से काफ़ी क्रिटिकल है। तो अगर आपको कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है ह्यूमैनिटीज़ का या फिर किसी भी चीज़ का, तो लाइक गो फॉर इट, सिंपल। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है जस्ट गो फॉर इट। और बेसिक यही चीज़ है कि थोड़ा पीवाईक्यू सबके देख लो, मतलब कि स्पेंड एटलीस्ट अ वीक, 10 डेज़, 15 डेज़ ऑप्शनल को डिसाइड करने में, ठीक है? कैसे डिसाइड करना है? ऐसे रैंडमली नहीं कि मेरा किसमें इंटरेस्ट है। आप सिलेबस देखो, सबके थोड़े-थोड़े पीवाईक्यू देखो कि यार इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? एक आध सीनियर से बात कर लो जो उस ऑप्शनल का है, एंड देन जस्ट गो फॉर इट। तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए ऑफलाइन? ऑब्वियसली दोनों का मिक्सचर। अब तो मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो जियो का फ्री नेट भी नहीं था। अब तो बहुत सारा नेट फ्री में आ गया, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करनी चाहिए। मेरा तो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन रहता था। हाँ, यही है। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मतलब मेरा घर है दिल्ली में। बट मैं रेयरली वो जो मुखर्जी नगर या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर वाला एरिया है, साल में 1-2 बार जाता हूँ मैं प्रिपरेशन के टाइम पे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो दिल्ली में रहकर भी अपने ही घर से, अपने ही रूम से प्रिपरेशन करता था यहीं पे बैठ के। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सेंस बनता नहीं है। और नोट्स पढ़ने चाहिए या टेक्स्ट बुक्स? नोट्स कैसे बनाएँ? यार देखो मेरा सबका अपना-अपना डिपेंड करता है। जैसे एक टॉपर थी इरा सिंघल मैम, रैंक 1 थी उनकी 2015 में। वो बोलती थी कि उन्होंने कभी नोट्स नहीं बनाए, ठीक है? बहुत सारे टॉपर्स हैं, ज़्यादातर टॉपर्स आपको मिलेंगे जो सिर्फ नोट्स बना के ही क्लियर करते हैं, तो मैं भी उन्हीं में से हूँ। मेरा तो बिना नोट्स के काम चलता नहीं है। मतलब आई कैन नॉट पिक द बुक अगेन, आई हैव टू रीड फ्रॉम द नोट्स इटसेल्फ, ठीक है? तो नोट्स इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल फॉर मी। कैसे बनाएँ? सिंपल है यार, जो आपको स्टैटिक है पोर्शन उसमें से थोड़े छोटे-छोटे उसमें बना लो, फिर जो करंट अफेयर्स की चीज़ें आएँ उसको ऐड करते रहो, ठीक है? जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, लेट्स से गवर्नेंस में ई-गवर्नेंस है। ई-गवर्नेंस, व्हाट इज़ ई-गवर्नेंस? सिंपल है देखो, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे देता है उसके हिसाब से नोट्स बनाना, ठीक है? ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस के 1-2 मॉडल, जैसे सेवोत्तम मॉडल है, ऐसे कुछ मॉडल मॉडल। ई गवर्नेंस में इश्यूज क्या-क्या हैं और अच्छे से आप उसको बेटर कैसे कर सकते हो। शॉर्ट में ये बना लिया। अब करंट अफेयर्स में जो आए न्यूज़पेपर में या कहीं पे, उसको उसमें ऐड कर दो। दैट इज़ द वे टू मेक नोट्स एंड रिवाइज़।
ठीक है। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन सबसे क्रिटिकल है यार। अगर आपने नोट्स बना लिए तो आप रेगुलरली रिवाइज करते हो। रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जिसका आप एक अलग से प्लान बनाओ कि मैं हफ्ते के लास्ट के 2 दिन रिवाइज करूंगा, या महीने के लास्ट के 5 दिन रिवाइज करूंगा, या कंसिस्टेंट कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहूंगा। वो सबके लिए अब अलग अलग हो सकता है, तो वो आप करो। पढ़ाई में मन कैसे लेना है? अगेन मैं वही बोलूंगा, जिस इंसान को अपनी मजबूरियां पता है, अपनी सच्चाई पता है, अपनी परिवार की सच्चाई पता है, अपना स्टेटस पता है, अपना एम पता है, विजन पता है कि मेरे को ये बनना है, ये करना है, उसका मन लग जाएगा। ठीक है। बाकी ह्यूमन बींग्स की और स्टूडेंट्स की आपको एक लिमिटेशन समझनी होगी, पता होना चाहिए आपको कि हम हमारा ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, एकदम हम थक जाते हैं, हम नहीं सस्टेन कर पाते ज़्यादा टाइम तक। उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो और अगेन एंड अगेन ट्राई करो। मतलब बोलते हैं, एक सेंटेंस है कि फॉल 7 टाइम्स गेट अप 8। ठीक है। आप जितनी बार गिर रहे हो उससे ज़्यादा बार उठो। ठीक है। तो यूपीएससी में आप ये लगा लो, फॉल 700 टाइम्स एंड गेट अप 701 टाइम्स। ओके। आप हर तीसरे दिन आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, बट आपको कैसे भी करके पढ़ने बैठना है। जिसने ये अचीव कर लिया ना, जिसकी स्टडी मूड इंडिपेंडेंट होगी, अगर आपके मूड पे डिपेंड नहीं करती आपकी पढ़ाई, तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है। प्लान बी रखना चाहिए। यार देखो, मैंने 3 अटेम्प्ट्स में मेरा नहीं हो पाया। थर्ड अटेम्प्ट में मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मेरे, कट ऑफ से ऑलमोस्ट 45 मार्क्स ज़्यादा थे, बट और मैं श्योर था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को इंटरव्यू में बहुत लो मार्क्स मिल गए, वन ऑफ द लोवेस्ट थे उस साल के, और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी डायलॉग मार ले, अल्टीमेटली आपको अपनी फैमिली को देखना है, अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है। हर इंसान फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो लगातार तैयारी करते जाए। खासकर आप में से जो लोग बाहर रह रहे हैं, तो पीपल यू आर स्टडिंग आउटसाइड, लाइक कमिंग टू दिल्ली, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इन्वॉल्व। ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो आपको फाइनेंशियली भी अपने आप को सस्टेन करना रहता है, तो प्लान भी होना चाहिए। मेरे केस में मैंने आईबी का एग्जाम दिया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, आईसीआईयू का, वो मेरा क्लियर हो गया था। मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन किया नहीं था। ठीक है। ओके। इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए लिखा गया। तो वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, मैंने जैसे बोला कि मैंने 3 इंटरव्यूज दिए थे, तो पहला इंटरव्यू मेरा काफ़ी ज़्यादा खराब चला गया था। मैं काफ़ी नर्वस था और एकदम ही अलग डायरेक्शन में चला गया था, अनएक्सपेक्टेड से लाइन्स पे। तो थोड़ा-सा, और मतलब कि वहाँ पे मैंने सीखा कि आपको वो नहीं बोलना कि जो आप सोचते हो, आपको वो भी थोड़ा बोलना है कि जो सुनना चाहता है वो। मतलब कि ऐसा नहीं, कंप्लीट ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल के आ जाओगे वहाँ पे। तो पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। सेकंड, जिस जिस अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है सेकंड इंटरव्यू में, वो काफ़ी अच्छा कॉर्डियल इंटरव्यू था मेरा। मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा था, और बार-बार मेरे से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, जहाँ पे ये बोला था कि आप डिस्ट्रिक्ट के एसपी हो, तो आप कस्टोडियल वायलेंस को कैसे रोकोगे? अगर आप डिस्ट्रिक्ट के एसपी हो तो आप कैसे महिला सुरक्षा के लिए काम करोगे? हाउ विल यू वर्क फॉर वुमेन सेफ्टी? इफ यू आर एन एसपी इन डिस्ट्रिक्ट, हाउ विल यू ब्रिंग आउट प्रिजन रिफॉर्म्स? ये सब क्वेश्चंस पूछे थे, एंड लाइक ये मैनिफेस्टेशन कह सकते हो आप कि आई गॉट सेलेक्ट इन दैट वेरी अटेम्प्ट, आई गॉट सेलेक्टेड इनटू द इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो या सेकेंड इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। थर्ड इंटरव्यू मेरा इस बार का था, आईपीएस बनने के बाद का। तो उसमें तो ऑब्वियसली सिंस आई वाज एन आईपीएस, तो उन्होंने अच्छा खासा ग्रिल किया था मेरे को। बट ठीक है, मतलब अगर आप ऑलरेडी आईपीएस हो तो आपको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। यदि आपको यूपीएससी देने का मौका मिलता है तो आप क्या नहीं करना चाहोगे? मतलब फिर से यूपीएससी देना, क्या नहीं करना चाहूँगा? देखो सिंपल है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। दूसरा, मैं मैं समझूंगा कि यार, मतलब कि जैसे मैं बहुत स्ट्रेस ले लेता था कई बार इनिशियल अटेम्प्ट्स में। ये एग्जाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आप अपनी मेहनत करो और छोड़ दो। मतलब जो ये स्टेटमेंट है ना कि यार कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये काफी लॉजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है ना? आपको खुश करने वाली स्टेटमेंट है बेसिकली, कि अगर आप मेहनत करो, क्योंकि वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है, सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड नहीं करता। मेंस में आपने बहुत पढ़ा हिस्ट्री, लेकिन पेपर 1 में हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आए और ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आ गए, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता उसका आपकी पढ़ाई का। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो आप थोड़ा काम डाउन रहो, थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़ाई करो, और जो चीज़ें नहीं करना चाहूँगा, मैंने इनिशियली बहुत सारे अननेसेसरी सोर्सेज उठा लिए थे। ठीक है। जैसे मुझे लोगों ने सजेस्ट कर दिया था कि इकोनॉमी के लिए दत्तन सुंदरम पढ़ लो, इसके लिए वो पढ़ लो, वो पढ़ लो। तो वो मैंने थोड़े-थोड़े, बिपिन चंद्रा की जो मोटी वाली किताब है वो पढ़ लो हिस्ट्री के लिए, नॉर्मन वाली जो नॉर्मन लुइस है क्या राइटर का नाम, जो वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है वो पढ़ लो।
तो वो सब लाइक टाइम वेस्ट था, तो वो मैं नहीं करता अगर दोबारा देना होता तो। ओके, नाउ आई विल टेक द क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने पूछे हुए हैं। मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, ठीक है। एक सुमित ने पूछा है कि फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस के लिए। मेरे हिसाब से हाँ, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखो वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो फैक्ट्स चाहता है कि आपका एनालिसिस चाहता है, ठीक है। बट मेरे ख्याल से फैक्ट्स लिखने से आंसर थोड़े इंप्रूव हो जाते हैं। देखो मेंस में बहुत कम टाइम मिलता है, आपको जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, तो आप सिर्फ कीवर्ड्स लिख लिख के आगे बढ़ते रहते हो। तो अगर आप उसमें फैक्ट्स ऐड कर दोगे ना, तो थोड़ा सब्सटैंशियल और इफेक्टिव टाइप का आंसर लिखता है। बट हाँ, अगर आपका एनालिसिस जीरो है और आप सिर्फ रैंडम फैक्ट्स डाल रहे हो, तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो उसके कोई मार्क्स मिलेंगे नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ करंट फॉर मेंस मैंने बता दिया, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग के नोट्स और लेक्चर्स आर इनफ फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ स्टडी। मैं कैसे बता दूँ, मुझे नहीं पता कि आप कौन सी कोचिंग करते हो और आपकी कोचिंग ने क्या नोट्स दिए हैं, ठीक है। अगर आपकी कोचिंग ने सारे के सारे टॉपिक्स टच किए हैं मेंस के, आपके पास मेंस के जो छोटे छोटे टॉपिक्स दिए रहते हैं, आपके पास सबके नोट्स हैं, तो ठीक है, फिर आई थिंक इट शुड बी इनफ, ठीक है। 2020 में आपके फाइनल मार्क्स कितने थे? 2020 मतलब आप पुराने वाले उसका पूछ रहे हो, तो फाइनल मार्क्स मेरे 920 समथिंग थे, याद नहीं आ रहा मुझे। मेंस में मेरे 775 थे। गुड इवनिंग सर। एथिक्स, हाँ एथिक्स में यार आई हैव ऑलवेज स्कोर्ड डिसेंटली, ठीक है। मेरे पिछली बार 108 थे, उसकी पिछली बार 108 थे, उसकी पिछली बार 135 थे। तो एथिक्स के लिए सिंपल है यार। मैंने इनिशियली तो मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की थी जो एथिक्स के टॉपिक्स थे। मैं उसको सिंपल गूगल करते गया और उसमें मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख लिए थे और फिर मैंने किया था उसको, एग्जांपल्स को लिया था। बाद में मैंने एक आईएएस ऑफिसर है डीके बालाजी सर, उनकी मैंने एथिक्स की बुक आती है, वो मैंने थोड़ी सी फॉलो की थी, बट वो मैंने 2 दिन में ही पढ़ ली थी। तो मैं बोलूँगा कि एथिक्स के लिए मैंने कोई बुक एज सच ज़्यादा फॉलो नहीं किया। मैं मेनली मैंने बहुत ज़्यादा लाइक थिंकिंग की है कि एथिक्स में जैसे कोई क्वेश्चन आया तो मैं इसमें कौन-कौन से एग्जांपल डाल सकता हूँ। मेरे ख्याल से एथिक्स में सबसे क्रिटिकल चीज़ है एग्जांपल्स, ठीक है। कि आप अपनी जो हिस्टोरिकल एग्जांपल्स कितने डाल सकते हैं, पर्सनैलिटीज़ के एग्जांपल कितने डाल सकते हैं, आप करंट एग्जांपल्स कितने डाल सकते हैं, आप कितना ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, 2-3 क्वेश्चन आए थे कि डिजिटल जो हम हमेशा डिजिटल गवर्नेंस की बात करते हैं, ई गवर्नेंस की बात करते हैं, बट क्या ये अल्टीमेट सोल्यूशन है, क्या ये इफेक्टिव है? तो ना अगर आप जिसने न्यूज़ पढ़ी होती तो उसने नोटिस किया होगा कि मनरेगा का ऑनलाइन मोबाइल पेमेंट का काफ़ी इशू चल रहा था, तो वो आप एग्जांपल डाल सकते हैं। तो आप कितने रेलेवेंट एग्जांपल डालते हैं, वो ज़्यादा मैटर करेगा मेरे ख्याल से। अगर फाइनल ईयर इंजीनियरिंग से प्रिपरेशन करना हो तो अप्रोच कैसा रखना चाहिए? भाई सिंपल अप्रोच है। आप क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इनिशियली शुरू करो, अपना बेस बहुत अच्छा बनाओ, ठीक है। डोंट वरी अबाउट करंट अफेयर्स, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। आप सिंपल एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th से शुरू करो, अच्छे से करो उसे। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है, नहीं समझ में आता जो टॉपिक, वहाँ से करो, एंड देन यू गो टू सिंपल प्रोसेस, स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यूज एनालिसिस, ये सब। ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़नी, भाई मैंने नहीं पढ़ी कभी, मैंने तो नई वाली ही पढ़ी है, ठीक है। 2020 में आपके कितने मार्क्स आए थे मैंने बता दिया। इसमें क्या गलती की 2020? यार गलती मेरी 2022, 2020 और 2021 में मेरा मेन जो डिफरेंस था वो इंटरव्यू में था, ठीक है। अब मेंस में भी थोड़े मार्क्स बढ़े थे, इंटरव्यू में 30 मार्क्स बढ़ गए थे, ऑलमोस्ट नहीं 25 मार्क्स बढ़ गए थे शायद। तो ये ही था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। पीआईबी पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या? यार मैंने नहीं पढ़ा है पीआईबी, मैं पीआईबी वगैरह नहीं पढ़ा ज़्यादा। 2022 का रिजल्ट कब तक आएगा? 18 मई को लास्ट इंटरव्यू है, तो 20-21 मई तक आ जाएगा। मेंस वैल्यू एडिशन, मेंस वैल्यू एडिशन जो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो दैट इज वैल्यू एडिशन। और क्या वैल्यू एडिशन करोगे? या फिर आप किसी कोचिंग के एक नोट्स से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, क्या करना चाहते हो किसी टॉपर्स के नोट्स से, ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं यार एक यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है भदोही, पहले वो बनारस का ही पार्ट था, तो मैं इलाहाबाद बनारस भदोही उस बेल्ट से। बट क्योंकि मेरे पापा इंडियन आर्मी में थे, आर्मी की वजह से मैंने अपनी स्कूलिंग अलग अलग जगहों से की है, शिलोंग, अम्बाला गया, तो मैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में रह चुका हूँ। हाँ, हाउ टू पुट इट ऑल एफर्ट्स, आई मीन हाउ टू पुट इट ऑल इन। आपकी प्रायोरिटी लाइफ में इसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप तकलीफ में हो, आप दुखी हो, फिर भी आप पढ़ रहे हो, दिस इज
माई डेफिनेशन ऑफ पुटिंग इट ऑल इन। अच्छी कंडीशन में, सेफ कंडीशन में, ठीक है, बढ़िया मैं पढ़ रहा हूँ, तो फिर वो कोई भी कर सकता है। बट हाँ, आपके साथ इश्यूज है, फैमिली के इश्यूज हैं, या थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, इधर उधर की बातें चल रही हैं, आप डिमोटिवेटेड हो, फील हो चुके हो, उसके बाद भी आप पढ़ रहे हो, दैट इज व्हाट यू मीन बाय पुटिंग इट ऑल इन। ठीक है। Relying on PYQ for prelims and not giving test series is possible to clear. I am not saying कि do not give test series. I am saying कि PYQ is a must. PYQ तो करना ही करना है, वरना you will lose out on। देखो PYQ का मैंने पहले भी बताया, PYQ का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन एज सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा। आप यूपीएससी का एग्जाम देने आ रहे हो, आप इतनी भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ, लेकिन PYQ में ये है कि आपको फोकस करना, जस्ट अ सेकेंड, आपको फोकस करना है कि आप ऑप्शंस के भी नोट्स बनाओ, थोड़ा गूगल सर्च वगैरह करके, आप थीम्स देखो, जो थीम्स यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनको अच्छे से पढ़ो। जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, मैंने एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री काफी कम पढ़ी है, बट बुद्धिज्म जैनिज्म मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आए और मेरा हर बार क्वेश्चन सही है। 2018 से लेकर 2022 तक मैंने प्रीलिम्स दिया है, और हर बार बुद्धिज्म या जैनिज्म का एक क्वेश्चन तो आया है, और मेरे सारे सही है लगभग। ठीक है, तो ये है पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस। इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे की, जैसे मैं बता चुका हूँ, इंटरव्यू प्रिपरेशन इज नॉट मच। आपका एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपको उसके सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना होता है, आपको अपना ऑप्शनल पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, थोड़ा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, दैट फिर आप मॉक इंटरव्यूज दो, प्रैक्टिस करो, दैट इज इट। If test is required, then which coaching? I mean, all the coachings are same in my eyes. You can go for anything. सर हिंदी मीडियम के लिए न्यूज़पेपर, यार मैंने अपने एक दो फ्रेंड्स ने जो मुझे बताया है, वो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर ऐसे ही फॉलो करते थे। बाकी मैं इतना जानता नहीं हूँ हिंदी मीडियम के लिए न्यूज़पेपर के बारे में। सेफली कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए प्रीलिम्स में? देखो, सेफली सबका अलग अलग है, ठीक है। बेस्ट है कि 10-15 अपने मॉक टेस्ट ले लो, पीवाईक्यू ले लो, या फिर पूरे के पूरा जो पीवाईक्यू आया हुआ है वो लेके बैठ जाओ, या फिर मॉक टेस्ट लेके बैठ जाओ, और उसमें ना किसी में आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, किसी में 75 करो, किसी में 90 प्लस करो, जिसमें आपके सबसे बेटर मार्क्स आ रहे हैं आप वही उसी के साथ जाओ। ठीक है सर, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ लाइक इन एवरी सिचुएशन, हार्ड इन एवरी सिचुएशन? यार इट्स जस्ट दैट कि अगर आप, जैसे मैंने बोला कि आपकी बैक कंडीशंस, आपकी फैमिली कंडीशंस और आपका फ्यूचर का है, अगर आपका पास्ट फ्यूचर आपको पता है, यू हैव दैट सेल्फ रियलाइजेशन इन यू, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। और ऐसा नहीं है कि मैं हर सिचुएशन में बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह काफ़ी डिमोटिवेटेड, काफ़ी दुखी टाइप का हो जाता था बहुत बार, बट लाइक व्हाट आर वी ह्यूमन बीइंग्स? बेसिकली रिजिलियंट क्रिएचर्स। ठीक है, मेरे पीछे एक कोट लिखा हुआ है, जहाँ दिख नहीं रहा होगा, वेबकैम उतना अच्छा नहीं है, पीछे एक कोट लिखा हुआ है कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट वन, बट द वन हु आर मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। ठीक है, तो आपकी लाइफ बदलती रहेगी, आप जितना ज़्यादा अडेप्टेबल होगे, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करोगे चेंजेस को, ठीक है, और अडिग रहोगे अपने लाइक पाथ पे, तो या आई थिंक दैट्स मोर देन एनफ। इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी, हाउ कैन वी प्रिपेयर? आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पूछ रहे हो नाज, जवेरिया नाज, क्योंकि इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी ऐसे अलग अलग तो नहीं है मेंस में, मेंस के जो सिंपल टॉपिक है आप वहाँ से पढ़ लो, बाकी अगर आप ऑप्शनल के लिए पूछ रहे हो तो मुझे उतना पता नहीं है। संजय कुमार, टॉपर कॉपी बेनिफिशियल फॉर आंसर राइटिंग फॉर मेंस? हाँ, मेरे ख्याल से बेनिफिशियल है। जैसे जो इस साल की टॉपर हैं श्रुति शर्मा, उनका एथिक्स की कॉपी आप देखो, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ऐसे ही पहले एक टॉपर थी विशाखा, आई थिंक विशाखा यादव, सॉरी विशाखा यादव, तो उनकी भी एथिक्स की कॉपी काफ़ी अच्छी है। तो आप टॉपर्स कॉपीज डेफिनेटली देख सकते हो, थोड़ा अपना ये समझने के लिए कि कैसे उन लोगों ने अटेम्प्ट किया है। एग्जैक्टली कॉपी करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 8-9 मिनट से ज़्यादा होते नहीं, तो वही निकल के आएगा जो आपके दिमाग में। तो कॉपी करने से बेहतर है कि आप जस्ट थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो कि उनके से, कि हाँ इसने ऐसे एग्जाम्पल लिखे तो मेरे को भी इस तरीके से लिखना है, नॉट मोर देन दैट। अमायरा ने पूछा है कि समटाइम्स यू फील यू आर चोक्ड एंड स्टक? यस यस, डेफिनेटली। मेरे साथ भी ये होता था कि मतलब कि जैसे 2020 का जो रिजल्ट आया था, तो मेरा एकदम एंड में इंटरव्यू था, तो एकदम इंटरव्यू के बाद ही रिजल्ट आ गया, और फिर मार्क्स भी आ गए, मेरे इंटरव्यू में काफ़ी कम मार्क्स थे,
तो ऐसा लग रहा था कि यार मैं ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका था, बट कुछ नहीं मिला मेरे को, ठीक है। यूपीएससी में इशू ये होता है कि आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो, जीरो पे से शुरू करते हो आप हमेशा। आप इंटरव्यू पहुंच गए हो तब भी आपको दोबारा प्रीलिम्स देना पड़ेगा। तो उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट लाइक एंजाइटी और इश्यूज होने लगे थे मुझे, बट 23 सितंबर को रिजल्ट आया था और 10 अक्टूबर को अगला प्रीलिम्स था, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था दुखी होने का, ठीक है। तो यूपीएससी में ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि आपके पास दुखी होने का भी टाइम नहीं, क्योंकि आपको अगला प्रीलिम्स देना है। तो या आई मीन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू डेफिनेटली गेट स्टक, बट ऐसे कि मैं यही बोलता हूँ मेरा कि इट्स how many times you are able to how resilient you are, आप कितनी बार बाउंस बैक कर रहे हो, how many times you are able to bounce back, that is what is the marker of your mettle, that is what will decide how far you will go in this examination. Where can I get yours? मैं कॉपी टेस्ट कॉपीज मैंने नहीं लिखी है किसी कोचिंग में टेस्ट कॉपीज, तो मेरी किसी आपको प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। Sir, tell about IFS. What is IFS? Foreign service or forest service? Medical test for candidate. If unfit is declared, then service is allocated to candidate. देखो हर सर्विस के लिए ना अलग अलग मेडिकल कंडीशंस होती हैं, तो ऐसे आप अनफिट नहीं बोल सकते। ऐसा लिखा रहता है कि अनफिट फॉर दिस सर्विस और अनफिट फॉर दैट सर्विस। और अगर आपका कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आप रिकवर कर सकते हो, जैसे वेट ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर है चीज़, तो आपको उसमें टाइम देते हैं, ठीक ठाक टाइम देते हैं सही होने का, तो उसमें वो मेडिकल की चिंता मत करो। 1 year current affairs is enough for cracking this examination. I mean, if you're giving your first attempt, तो obviously आप 1 साल का ही पढ़ोगे। अगर आप अगला सेकंड दे रहे हो, थर्ड दे रहे हो, तो फिर तो आपका बढ़ता ही जा रहा है। तो हाँ, what is your optional subject? My optional subject is English literature. Quite a unique optional subject. स्टार्टिंग में एनसीईआरटी बेस्ट है क्या? हाँ, मेरे हिसाब से बेस्ट है। आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करे थे? सिलेबस मैंने यार सिंपल है, मेंस के देखो प्रीलिम्स में तो आप कुछ कह नहीं सकते हो कि कैसे कंप्लीट होगा, प्रीलिम्स बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यू कैन नॉट क्लियरली से कि हाउ कैन वी कंप्लीट द प्रीलिम्स सिलेबस, क्योंकि सिंपल लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बट मेंस का सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। आप टॉपिक वाइज उठाओ और एक एक टॉपिक पे प्रॉपर नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करो, ठीक है। जैसे एथिक्स को ले तो सबसे क्लियर कट सिलेबस है उसका। पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसमें भी लिखा हुआ है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स, रीजंस फॉर एथिक्स, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एथिक्स ऑन ह्यूमन एक्शंस। दूसरा टॉपिक है एटीट्यूड, फिर एप्टीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटीज है, ठीक है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस है। तो इन सारी चीज, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये 6-7 वो हैं टॉपिक्स हैं, और उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। तो आपने अगर सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, सब टॉपिक्स पढ़े हैं, सबके आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, एक एक पेज के, आधे आधे पेज के नोट्स हैं। तो जैसे मेरे पास जो एथिक्स के नोट्स हैं, मतलब मैं शेयर कर दूंगा किसी प्लेटफॉर्म पे, तो 30-40 पेज के हैं बस, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। उसमें हर एक टॉपिक और सब टॉपिक पे छोटे छोटे नोट्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दैट्स इट, दैट इज हाउ यू कंप्लीट द सिलेबस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर क्रैकिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन, आई डोंट नो, आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ को कैसे बोल दो कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शायद यही होगा कि आपके अंदर परसिवियरेंस कितना है, ठीक है ना, आप हाउ बैडली यू वांट इट एंड हाउ बैडली यू आर लाइक विलिंग टू वर्क फॉर इट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सर, यू आर सो फिट, हाउ डू यू मेक आउट योर डाइट फिटनेस? My diet and fitness, like I don't think that I'm very fit. I'm just an average person in that regard, तो ठीक है। सर, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। हाँ, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत लोग बोलते हैं, मतलब काफ़ी एस्पिरेंट्स ने मुझे बोला है। देखो मैंने तो सिंपल एनसीईआरटी की थी 11th की 12th की, और फिर जो मेरे को समझ में नहीं आता था गूगल सर्च करता था, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच वुड बी कि आपको जो नहीं समझ में आ रहा है वो यूट्यूब पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके वो समझो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो किसी से पूछ लो, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में मेरे हिसाब से। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली फुल मार्क्स लाओगे उसमें। गिव एनी सजेशन फॉर व्हाट मिस्टेक्स यू डिड दैट वी शुड अवॉइड? देखो मिस्टेक्स दैट आई डिड, नंबर 1, आई डिड नॉट फोकस ऑन I did not focus on a set limited sources, ठीक है।
मैं इधर उधर की चीज़ें पढ़ने लग गया था, ठीक है। नंबर 2, आई वॉज नॉट वेरी रेगुलर इन माई स्टडीज, ठीक है। जैसे प्री और मेंस के बीच का जो टाइम होता था, मेरा हर बार प्री क्लियर हो जाता था, और मतलब मुझे पता रहता था कि प्री क्लियर हो ही जाएगा। तो जैसे मैंने प्री क्लियर हो तो उसके बाद 10 15 20 दिन का गैप ले लिया, तो उस गैप के बाद फिर दोबारा पढ़ने बैठना बहुत दिक्कत हो जाती थी, फिर एक महीने का गैप हो जाता था बेसिकली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कंसिस्टेंट और रेगुलर रहते हो, दैट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। थर्ड चीज़ ये है कि PYQs पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था इनिशियल अटेम्प्ट में, जो कि मुझे बाद में समझ आया कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है विच मिस्टेक्स विच यू शुड नॉट अवॉइड। हाउ मेनी मार्क्स यू स्कोर्ड इन योर ऑप्शनल? हाँ यार, ऑप्शनल, माय ऑप्शनल इज नॉट वेरी स्कोरिंग। मेरा ऑप्शनल लाइक आई गॉट द सेकंड हाईएस्ट इन माय ऑप्शनल, बट स्टिल इट वाज जस्ट 256 इस बार। देयर वर 256 इन माय ऑप्शनल। इन जीएस में आई गॉट 415, लाइक इन डिफरेंट मतलब अगर मैं उसकी बात करूँ, GS1 में 103, GS2 में 112, GS3 में 92 एंड GS4 में 108। तो या दिस वाज व्हाट आई गॉट। और एसए में 132 या 130, हाँ 132 थे। सर इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या करें? भाई देखो, यूपीएससी के लिए बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए भी नहीं, तो कुछ मत करो, ठीक है। नॉर्मली थोड़ा सा, मतलब अगर मैं एक जनरल बताऊं तो पढ़ने की कोशिश करो ज़्यादा, रीडिंग, और देखो इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, देखो इंग्लिश मूवीज़, देखो सबटाइटल्स के साथ, मज़ा भी आएगा, अच्छा भी, इम्प्रूव भी हो जाएगी, ठीक है। और वोकेबलरी भी थोड़ा वर्क करने की कोशिश करो, ऐसे ही रैंडमली बोलने की कोशिश करो अपने आगे ही, ठीक है। धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। सी सेट, ओके। सी सेट यार देखो, मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, तो मैं तो कॉम्प्रिहेंशन पे काफ़ी डिपेंड करके निकाल लेता था सी सेट। बट लास्ट फ्यू इयर्स में मैं मतलब कि ज़्यादा मार्क्स नहीं आए मेरे सी सेट में, मेरे मतलब कट ऑफ से 10 15 मार्क्स ही ज़्यादा है, जो कि काफ़ी रिस्की है। तो मैं भी, हो सकता था अगर दो चार क्वेश्चन इधर उधर होते तो फेल हो जाता, ठीक है। तो हाँ, सी सेट के लिए बेसिकली मैं वही कहूँगा कि PYQ उठाओ, उसके जो जैसे कि मैथ्स वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है उसकी। मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। अ, अच्छा, आई मिस्ड योर क्वेश्चन, आई आंसर द क्वेश्चन, जस्ट वेट। हाँ, तो मैथ्स और रीजनिंग को बेटर करो। मैथ्स में ना कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वो ट्रेन वाला, वो नाउ वाला, ठीक है। और और कौन सा आता है, एवरेज वाला, प्रोबेबिलिटी वाला, तो उसको प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। आर यू इन होम और ट्रेनिंग? आई जॉइन द ट्रेनिंग एंड देन आई टुक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इंटरव्यू देने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। हाउ व्हाट हैव यू बीन डूइंग आफ्टर द इंटरव्यू? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, मैं चिल कर रहा हूँ घर में। सर इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखो, ये दोनों ही मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए खासकर। ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चन इन दोनों से ही आ जाएंगे। सिंपल है यार, एक स्टैटिक बुक ले लो कोई सी भी। इन्वायरमेंट के लिए मैंने तो शंकर आइस की पढ़ी थी, इकोनॉमी के लिए मैंने कोई सच बुक नहीं की थी एनसीईआरटी के अलावा। श्री राम आईएएस के नोट्स देख सकते हो आप। और फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, PYQ सारे प्रैक्टिस करो, फिर PYQs में से जो आपको थीम समझ में आ रहा है उसको गूगल करो, कॉन्सेप्ट्स पे जितना वीडियोस देख सकते हो वो देखो, ठीक है। EOL ओनली 1 ईयर वैलिड, हाँ अब EOL सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड, उससे ज़्यादा नहीं होता। आंसर राइट फॉर राइटिंग आंसर इन मीन्स हाउ मच पेपर विल गेट, वो पहले से डिसाइडेड होता है, इतनी मोटी सी कॉपी रहती है उसमें, 50 पेज होते हैं उसमें, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी डेली? आई स्टडीड, मैंने पहले ही बता दिया कि अलग अलग टाइमिंग था इनिशियली। मतलब कि अगर एग्जाम से 4 5 महीने बचे हुए हैं, 5 6 महीने बचे हुए हैं, तो 4 5 घंटे में भी काफ़ी हो जाता था, 5 6 घंटे। अगर 2 महीने बचे, 3 महीने बचे, 1 महीने बचे, तो फिर बढ़ते जाता था वो, 8 घंटे 9 घंटे, इस तरीके से 8 8 घंटे के आसपास मान लो। सर विच स्टेट डिड यू गेट? आई गॉट इन मध्य प्रदेश कैडर, which is like nearby my home, so I'm happy. 2017 में किए थे, हाँ। सर हाउ टू बी इंटेलिजेंट एंड चार्मिंग, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये सरकास्टिक है, जो भी है, बट ठीक है। या आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द चैट। अगर और कोई क्वेश्चन है आपके तो प्लीज टेल मी।
सर एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स बेसिक्स होनी चाहिए या बेसिक्स? बेसिक्स तो डेफिनेटली आपको आने ही चाहिए। जैसे जितने भी कन्वेंशंस हैं, ठीक है, जितने भी लॉज हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ, वाटर पोल्यूशन वाटर वाला एक्ट जो है, एयर पोल्यूशन वाला जो एक्ट है, और कौन से एक्ट हैं, बायोडाइवर्सिटी वाला एक्ट है 2002 का, वो जो जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोटोकॉल, ये सब आपको फैक्चुअल चीज़ें सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो भी ये रूल्स हैं, प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन वाला रूल्स जो हैं, और ई वेस्ट वाले जो रूल्स हैं, यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स एज वेल। बेसिक्स इकोसिस्टम के बेसिक्स क्या हैं, ठीक है, इंडिया में नेशनल पार्क्स वगैरह, तो उसकी बेसिक नॉलेज ये सब होनी चाहिए। बाकी तो करंट अफेयर्स पता ही होना चाहिए आपको। वोल्केनो बॉट टाइप का कुछ मुझे लग रहा है, ठीक है। अ, हाँ, तो बेसिक्स आपको पता ही होना चाहिए, उसके बाद आप वो करो। ओके, हाँ, सॉरी। ओके सर, अभी मेरा 12th हुआ है, मैं कैसी यूपीएससी की तैयारी करूँ? भाई अभी तो बहुत टाइम है आपके पास, मैं कहूँगा थोड़ा अपना लाइफ एंजॉय करो। कॉलेज के सेकेंड ईयर के आसपास से आप एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर सकते हो, समझना शुरू कर सकते हो कि क्या होता है एग्जाम में, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। स्टडी करते टाइम फोकस नहीं कर पाते तो क्या करें? यार स्टडी करते टाइम फोकस नहीं कर पाते हैं तो देखो, मेरे हिसाब से एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई कितना भी ज्ञान दे कि आप फोन साइड में रख दो, आप ये कर दो, इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है। अगर आपको अपने मन पे कंट्रोल नहीं है तो आप फोन दूर रखोगे तो भी जाके आप पढ़ उठा लोगे फोन, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप प्रैक्टिस करो, फॉर्म अ हैबिट, ओके। बेसिकली आपसे आधा घंटा पढ़ा जाता है, आधे घंटे पढ़ो, उसको अगले हफ्ते 40 मिनट कर दो, उसके अगले हफ्ते 1 घंटा कर दो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके पढ़ाओ, धीरे 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 ग्रेजुअली कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक कहावत टाइप की है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। बेसिकली अगर अभ्यास करते रहोगे, हैबिट बनाते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो एवरीथिंग विल, मतलब रस्सी भी जो होती है, जो वो जैसे जब कुएं से पानी खींचते हैं, तो उस रस्सी से अगर आपने किसी कोई गांव से बिलोंग करता हो तो पत्थर पे निशान पड़ जाता है, ठीक है, रिपीटेडली करने से। तो रिपीटेडली आप कुछ करोगे तो फोकस भी बनेगा, हर चीज़ बनेगी। इकोनॉमिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए सोर्सेज, यार आप ऐसे रैंडम नेट पे सर्च करोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चन देख सकते हो, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन देख सकते हो। बेसिक थिंग्स के बाद ही न्यू स्टफ करना चाहिए, हाँ, मेरे हिसाब से तो। आ, एक सेकंड सर, इंटरव्यू पैनल मेंबर्स विल आस्क क्वेश्चन अबाउट ग्रेजुएशन। हाँ बिल्कुल, दे विल आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट योर ग्रेजुएशन एज वेल, मतलब दे माइट आस्क। टाइम मैनेजमेंट बिटवीन प्री एंड मीन्स, आई थिंक बिटवीन प्री एंड मीन्स इट्स जस्ट क्रेजी। बहुत कम टाइम होता है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, बहुत रिवीजन करना होता है। तो उस टाइम जब आप उस स्टेज पे पहुंचोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। बस इतना सा है कि वहाँ पे टाइम मत वेस्ट करना। यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्ट, अच्छा, हमारा सेन सेज व्हाट अबाउट वुमेन, व्हाट विल मेक देम परफेक्ट? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का मतलब बेसिकली दैट्स अ जेंडर न्यूट्रल स्टेटमेंट। किसी आदमी ने लिखी होगी तो उसने मैन बोल दिया, आप वुमेन मान लो। यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, इट्स सिंपल, द स्ट्रैटेजी इज सिंपल। जैसा सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी यार। मैं तो लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम वन फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन एंडेड ऑन द लास्ट क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो उसमें मेरे को डाउट रहता था वो छोड़ देता था बस। बट ज़्यादातर लोग ऐसे राउंड वाइज करते हैं। फर्स्ट राउंड में जो एकदम श्योर है वो करते हैं, फिर नेक्स्ट राउंड में जो थोड़े से उनको डाउटफुल है फिर वो करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी है। सर इकोनॉमिक्स के लिए यूट्यूब पे बेस्ट चैनल बताइए। बहुत सारे चैनल्स हैं यार, मैंने मतलब जिनका सबसे ज़्यादा नाम सुना है वो मृणाल सर है, उनका देख सकते हो। मैनी टॉपर्स से कि मैगजीन इज सफिशिएंट फॉर करंट अफेयर्स। मैं पहले ही बता दिया कि आई फोकस्ड अ लॉट ऑन आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, मोस्टली एडिटोरियल्स। तो आई मीन इट्स योर कॉल। सर कॉलेज के साथ कैसे प्रिपरेशन करें? कॉलेज में जितना टाइम स्पेंड करते हो करो, उसके बाद घर आके 2-3 घंटे डेली आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा अपने अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो भी काफ़ी मेरे हिसाब से।
विजन 365 का कितना रोल है यार। देखो पीटी 365 मैंने कभी नहीं पढ़ी और मुझे अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। एक बार मैंने देखी थी बस ये जज करने के लिए कैसी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मेंस 365 काफ़ी अच्छी है, वो कर सकते हैं। हेलो सर, मैं क्लास 11 मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे यूपीएससी के लिए सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी मर्जी। आप मीन्स सबसे ज़्यादा तो मैथ्स ऑप्शन में ही मार्क्स आते हैं अगर आप बहुत अच्छे हो तो। टाइम मैनेजमेंट विद टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन ऑफ अदर सब्जेक्ट, आई मीन सी इट इज़ वेरी पर्सनल। ये आपको अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैसे मैनेज करते हो। आपको करनी दोनों चीज़ें, और ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी हो जाएंगी दोनों चीज़ें, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, कितना आप एक्स्ट्रा पढ़ो फिर, ठीक है, कैसे मैनेज करना है वो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अपने आप डिसाइड करो, मैं यहाँ पे बैठ के नहीं बता पाऊंगा आपको कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करो। ओके, या इज 45 डेज एनफ टू क्लियर प्रीलिम्स? अगर आपने पहले पढ़ाई कर रखी है तो इट इज एनफ, अदरवाइज इट इज 45 डेज आर ओनली इनफ टू राइट दिस कि इज इट इनफ टू क्लियर। आप कल पूछोगे 44 डेज इनफ है, फिर पूछना 43 डेज इनफ है। और क्या सिर्फ प्रीलिम्स ही क्लियर करना है क्या? आपको तो जॉब चाहिए ना, तो प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाता है, एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा अगर पहले नहीं पढ़ाई की। हाँ, या और कोई क्वेश्चन है? I think I've addressed almost all the questions that are there. There are not many questions. I'll just address a few questions more and then I'll end this stream. यूपीएससी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कहाँ से देखें? आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए बेस्ट बुक मैंने पहले ही बता दिया, आप इस स्ट्रीम को बैकवर्ड्स जाके देख लीजिए, मैंने सोर्सेज बता दिए, पूरा सिलेबस कैसे करें मैंने वो भी बता दिया है। नॉट रेडी विथ मीन्स प्रिपरेशन, कंफ्यूज, शुड आई स्किप दिस ईयर्स अटेम्प्ट? मर्जी है आपकी, अगर इफ यू आर श्योर कि आपने मेंस के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ठीक है, एंड यू आर फ्रॉम लाइक इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी और क्योंकि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं तो आप छोड़ सकते हो। बट अगर हाँ मतलब अगर इफ यू हैव लाइक दूसरी कैटेगरी और आपके पास ज़्यादा अटेम्प्ट है तो मैं कहूँगा डेफिनेटली एग्जाम दो, क्योंकि आपको अपनी कमियां बहुत ज़्यादा एग्जाम दे के ज़्यादा पता चलती है। क्योंकि अगर आप अभी से स्किप करने का सोच लोगे ना तो फिर आप पढ़ोगे ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। सर आई वांट टू नो अबाउट व्हेन टू रीड न्यूज़पेपर व्हेन यू आर स्टार्टिंग फेज। थोड़ी अपनी बेसिक नॉलेज डेवलप करने के बाद ही पढ़ना चाहिए, ऐसे डायरेक्टली नहीं पढ़ना चाहिए, समझ में नहीं आएगा उससे पहले। बल्कि मैं कहूँगा न्यूज़ देखना शुरू कर दो, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। संसद टीवी चैनल देखना शुरू कर दो, बहुत ही अच्छा चैनल, चीज़ें आपको सब डिबेट्स वगैरह देखना शुरू करो तो काफ़ी कुछ समझ में आने लगेगा। फिर थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन कर लोगे ना एनसीईआरटी वगैरह का किताब, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हो। सर मैं यूपीएससी हिंदी मीडियम के लिए स्टडी कर रहा हूँ, 12th तक गुजराती मीडियम से हुई है, तो मैं एनसीईआरटी कौन सी मीडियम की पढ़ूँ? हिंदी मीडियम की पढ़ो, अगर हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हो तो, अगर हिंदी मीडियम में देना है। I mean, what ways will I will contribute to my country? Currently, I'm in Indian Police Services. तो पुलिस का बेसिक काम होता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ। तो वो मेरा मेरा कंट्रीब्यूशन, सबसे बेसिक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से करूँ। तो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दैट आई विल मेक। और उसके बाद एज एंड व्हेन आई गेट दी पोजीशंस, डिफरेंट पोजीशंस, आई विल विदाउट फियर और फेवर आई विल कंट्रीब्यूट टू दी कॉज। सर नोट्स कैसे बनाए डिटेल्स में बताइए। डिटेल में ही बताया था मैंने, सिंपल है कि आप अपना कोई भी बुक उठाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ऑप्शन की कोई बुक उठाते हैं, आप उसको एक रीडिंग करें, उस बार नोट्स मत बनाएं, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट रीडिंग करें, उसमें कुछ हाईलाइट वाईलाइट कर लें, उसके साथ उसको शॉर्ट फॉर्म में, पॉइंट्स फॉर्म में बनाना शुरू करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं किसकी बात करूँ, किसी भी मीन्स का टॉपिक ले लेते हैं, लेट्स टेक चलो इंटरनेशनल रिलेशंस का ले लेते हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैं जैसे यूनाइटेड नेशंस पे नोट्स बना रहा हूँ तो थोड़ा सा हल्की सी छोटी सी हिस्ट्री कि कब फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द इश्यूज विद यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। 1 2 3 4 इंडिया का क्या उस पर स्टैंड है, 1 2 3 4, और हम उसको बेटर कैसे कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। जैसे WTO में क्या क्या इशूज हैं और उसमें क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, दैट इज इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। और जो भी करंट अफेयर्स में आए उसको ऐड कर दीजिए उसमें। थैंक यू जवेरिया। गिव बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शन।
युवराज तुमने मुझे मैसेज किया था, मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। इंग्लिश के लिए मतलब बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो अगर मैं इंग्लिश का बताने लग जाऊंगा, और बाकी लोगों के लिए वो है नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब उनका टाइम वेस्ट होगा बेसिकली। तो मैं अच्छे से बता दूंगा तुम्हें इंग्लिश का। सागर प्रजापति सर, इंटरव्यू में आंसर किसी भी टॉपिक का पॉइंट वाइज देना चाहिए। ऑब्वियसली, मतलब कि इंटरव्यू ऐसा नहीं आपको बोलना है पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, हाँ ऐसा लगना चाहिए कि एक थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर है आपके आंसर में। आफ्टर prelims GS papers can be completed if I have basics ideas gone through basic reading and syllabus. हाँ, I think it can be completed. Anthropology guidance, I don't know about anthropology, sorry संजय। I think I have answered all the questions. Thank you very much all of you. अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं अलग से तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं मुझे, इंस्टाग्राम पे। एंड या थैंक यू। लाइक इफ तो वैसे ही आप मैसेज करना, मैं मतलब इमीडिएटली रिप्लाई करूँ चाहे ना करूँ, बट मैं आई रिप्लाई इन व्हाटएवर। मेरा इंस्टाग्राम इज, आई थिंक यू कैन सी इट ऑन इंस्टा, आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिए। फिर अगर टेलीग्राम पे अगर आप यू कैन फाइंड मी, यू कैन डू दैट एज वेल। थैंक यू एवरीवन, आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन दिस ईयर प्रीलिम्स, और जो दे रहे हैं जो नहीं दे रहे हैं वो अगले साल के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड या आई होप and pray that you achieve your goals. Bye. Thank you. I'm ending the stream.